नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास यूपी पुलिस होमगार्ड का है, तो चलिए आज हम इसको हल करते हैं। तो चलिए हमारा देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? एसजीएसटी, क्यूजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। तो हमारा सही आंसर होगा क्या? क्यूजीएसटी जीएसटी का प्रकार नहीं है। और अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए घोषित किया जाता है? केवल आयातित वस्तुओं के लिए, किसानों की फसल के लिए, औद्योगिक उत्पादों के लिए, शेयर बाजार के लिए। तो सही हमारा जो आंसर है किसानों की फसल के लिए। और अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना, भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना, भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना, राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख करना। हमारा सही आंसर जो होगा राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना। और हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? केरल। मोहिनी अट्टम केरल का है। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला नोमा त्वचा कैंसर का एक प्रकार है? एलर्जन, ओजोन क्षय, प्रदूषण, अम्ल वर्षा। तो सही आंसर क्या होगा? ओजोन क्षय। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? कोहनी का जोड़, दांतों का इनेमल, घुटना, फलक। तो हमारा सही आंसर है क्या? दांतों का इनेमल। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? रेयान, पॉलिएस्टर, नायलॉन, कपास। तो सही आंसर क्या होगा? कपास। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान, थाईलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया। तो सही आंसर क्या हमारा? जापान सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या है? तो फसलों के चक्रीकरण का अर्थ जो होता है वो है क्या? हमारा सही आंसर है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। और हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां हमारा प्रश्न है, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? टीपू सुल्तान, हैदर अली, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। तो देखते हैं आप लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। हमारा सही आंसर होगा मीर कासिम। और अगला प्रश्न है, बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, जैसे कि एनीमोमीटर किसके लिए है? नमी के लिए, हवाई जहाज़ों की गति, तापमान, हवा की गति। हमारा सही आंसर क्या होगा? हवा की गति। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय क्या रहा है? तो इसका मुख्य विषय क्या रहा है? विद्रोह, चाहत और प्यार, प्रेरणा, रोमांटिक और भक्तिपूर्ण। सही आंसर हमारा क्या होगा? रोमांटिक और भक्तिपूर्ण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल। तो हम जानते हैं हम सब क्या है? अंग्रेजी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, लोक
सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, पिछड़े वर्ग आयोग। सही आंसर हमारा क्या होगा? पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला प्रश्न है, हरे चने में वैज्ञानिक नाम क्या है? हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? विग्ना मुंगो, मैनीहोट यूटिलिसिमा, मेडिगाम कागो सैटिवा, विग्ना एटिएटा। सही आंसर हमारा क्या है? विग्ना एटिएटा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेडियो एक्टिव एड का श्रेय जो है ये हेनरी बेकरेल को दिया जाता है। और अगला प्रश्न है, साइट का पूर्ण रूप क्या है? तो साइट का पूर्ण रूप जो है वो है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है। और अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। सही आंसर क्या है? जलालुद्दीन खिलजी ने। और अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आप सब जानते हैं स्कर्वी रोग होता है। और हमारा अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिकाओं का पावर हाउस राइबोसोम को नहीं सही होगा। हमारा सही आंसर है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? केंद्रक को, राइबोसोम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारा सही आंसर क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार किस आय पर कर राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? किस विषय के अंतर्गत राज्य के कर आते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा क्या? 7वीं अनुसूची के। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सर चार्ल्स मेंटकाफ, रॉबर्ट क्लाइव। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस का अणुसूत्र क्या होता है? तो नाइट्रोजन गैस का अणुसूत्र सभी को पता है क्या? N2 होता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि करेंसी जारी करना तो RBI ही जारी करता है, मौद्रिक नीति का संचालन भी RBI करता है, विदेशी मुद्रा का विनिमय भी RBI करेगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? शेयर बाजार को विनियमित करना। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। और अनुच्छेद 14 जो है ये समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा दान के लिए सख्ती से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमा दान से अनुच्छेद 72 संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है मणिपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी को पता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादों में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की है, मुख्य रूप से शामिल थे। तो ये शामिल थे, ये किसमें शामिल थे? हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर जो है वो उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक में शामिल थे। और इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हमारी वीडियो कैसा आपको लगा है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में प्रथम जनगणना किस शासन के समय आयोजित की गई थी? तो सभी को पता है प्रथम जनगणना जो वो लॉर्ड मेयो के समय में की हुई थी। और अगला प्रश्न है, किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत जो हुई थी वो किस प्लासी के युद्ध में हुई थी? अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वो सभी को पता है कौन सा है, सुंदरवन है। कौन सा? सुंदरवन। और भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा जो भंग करने की शक्ति है ये किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा जिसे हम कहते हैं इसकी एक विशेषता है? तो इसकी आप सभी जानते हैं, इसकी एक विशेषता क्या है? इसकी एक विशेषता प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन युक्त रोजगार की गारंटी ये देता है, जो कि अब इसका नाम बदल दिया गया और इसका जो पहले 100 दिन था अब वो 125 दिन हो गया है। अब ये 125 दिन का काम देता है। और हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो एलोरा जो है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो 1942 में भारत छोड़ो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 में भारत का वायसराय जो था वो कौन था? लिनलिथगो था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो सभी को आप सब जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो सभी को पता है विनय पिटक जो है वो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। तो और अगले भी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 3 है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य है वो क्या है? आतंकवादी विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सही आंसर क्या? सल्फर डाइऑक्साइड है। और अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई थी। कब? 1920 में। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न, भारत में कैशलेस व्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया। किस पहल के साथ? कैशलेस व्यवस्था। किस कैशलेस व्यवस्था बढ़ाया? ये हमारे क्या है? डिजिटल इंडिया के लिए बढ़ाया गया। और अगला हमारा है, कौन आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है? तो आयुर्वेद पर आचार्य चरक संहिता है जो कि आयुर्वेद पर आधारित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 243 ख में है। और 243 ख में पंचायतों की स्थापना और क में क्या है? 243 क में है पंचायत की परिभाषा है और ख में इसकी स्थापना है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के भाग हैं। किस द्वीप समूह के भाग हैं? तो ये हमारा क्या है? उत्तरी अंडमान का भाग है।
अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। और हमारा अगला प्रश्न है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51वां देखिए हमारा लगभग आधा 50 प्रश्न हो गया है, 50 और रह गया है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करते हैं। तो चलिए यहाँ पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो कौन सा? 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती हैं? तो सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर है कुल 9। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और बाकी क्या है? राज्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में गर्मी में लू हवा नहीं चलती है? तो लू हवा कौन सी नहीं, कहाँ नहीं चलती है? ये गोवा में नहीं चलती है। लू हवा कहाँ नहीं चलती है? गोवा में नहीं चलती है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो मोटे अनाज का जो है वो गेहूँ उदाहरण मोटे अनाज का नहीं है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के बीच से होकर गुजरता है। तो ऐतिहासिक जो शेरशाह सूरी मार्ग है वो कहाँ से किसके बीच से होकर गुजरता है? तो वो दिल्ली और अमृतसर से होकर गुजरता है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम तापमान का अनुभव कराता है? तो सबसे कम तापमान जो वो कहाँ है? लेह में। लेह कहाँ? लद्दाख में है। तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी आयताकार कक्षा बोर्ड की कक्षा को अतिव्यापित करती है? तो ये कौन है? यम है, इसीलिए इसे अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। और अगला प्रश्न है हमारा, सप्तर्षि एक है, तो सप्तर्षि एक क्या है? तारामंडल है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? तो कहाँ? भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसमें एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय किया गया है। तो सही का आंसर क्या है हमारा? बिहार। बिहार में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। और आगे हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगढ़ पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगढ़ पश्चिम बिहार जो वो कहाँ? उन्नाव में है। और अगला प्रश्न है, अर्जुनबाद नहर उत्तर प्रदेश में किस जिला को लाभान्वित करती है? तो ये किसके लाभान्वित करती है? हमीरपुर को लाभान्वित करती है। अगला प्रश्न है, जात दिन जन्म भयो डाट का धरती धसी 2.5 हाथ। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? आल्हा। आल्हा रहेंगे तो हमारा हो जाएगा, जात दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी 2.5 हाथ। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो दिया सलाई का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? बरेली है। आगे बढ़ते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है, क्या बनाता है? तो जो ये बनाता है मौके पर, ये बनाता है क्या? डीजल और बिजली इंजन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। और ट्रेन के डिब्बे बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? वो है क्या? रायबरेली। रायबरेली ट्रेन के कोच बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और जब इंजन पूछे तो वाराणसी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा
ध्यान दीजिए, भोक्सा जनजात कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी जो है ये बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो गुलाबी गैंग आंदोलन के जो संस्थापक है ये हैं हमारे संपल पाल। कौन है? संपल पाल है। अगला है, 30 मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के बाद भारत का दूसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया है? तो वो कौन सा राज्य बन गया है? तो वो बन गया है गोवा। मिजोरम के बाद गोवा पूरा कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया है। और अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में हुआ है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है कि उत्तर अप्रैल 2025 में अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो हुआ वो कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ किया गया है? तो जो 25 सम्मेलन किया गया है ये हमारा नई दिल्ली में किया गया है। और अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक 2025 किस देश में आयोजित की गई है? तो किस देश में आयोजित की गई है? ये हमारा भारत में ही की गई है। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक वार ए पीस किसके द्वारा लिखी गई? तो वार ए पीस जो कि लियोन टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। तो अगला प्रश्न है, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें साइबर आतंकवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो आप सब जानते हैं कोयले का उपयोग किया जाता है। अगला है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे हम आसियान कहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आसियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप सब जानते हैं कि आर्थिक विकास, सामाजिक और प्रगति संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला है, 1987 में श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1987 में तो श्रीलंका का जो मुख्य उद्देश्य समझौते का वो हमारा सही आंसर क्या है? श्रीलंका और भारत संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? तो मालाबार नौसेना अभ्यास का है यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये सी.वी. रमन थे। अगला प्रश्न है, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? तो ये जो थे ये कौन थे? भगत सिंह थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप सभी जानते हैं मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, कहा है कि ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आप एक 10 वर्षीय बच्चे के एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं तो भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो उसे गिरफ्तार के पुलिस स्टेशन में युद्ध करना चाहिए? नहीं, ये तो एकदम गलत है।
परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए, ये भी गलत है। उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए, यही देखिए हमारा क्या सही आंसर है। और देखिए उसे सरकारी किशोर आश्रय आश्रम में ले रहे, देखिए नहीं सॉरी, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, तो उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। अगर ये नहीं रहता तो हमारा सही आंसर क्या होता, तो हमारा सही आंसर यही होता, लेकिन मौके पे हमारा क्या सही आंसर है, डी है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए कुल कितने 18 मंडलों में बांटा गया है। और हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 10 प्रश्न और बचे हैं, तो इससे पहले आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और भी वीडियो आपके ऐसे ही लाते रहेंगे, पर आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। किन अनचाहे जो आपकी बिना इच्छा के मेल आते हैं वो कैसे संबंधित है, वो क्या है, स्पैम है। देखते होंगे आपके मोबाइल ईमेल में लिख के आ जाता होगा कि स्पैम, तो वो आपकी इच्छा के अनुसार आता नहीं, इसीलिए। तो अगला देखिए प्रश्न है, जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया गया है किसके द्वारा, तो ये जो किसके द्वारा किया गया है, जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक, तो ये जो है किसी गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन मुद्रा, आप सब जानते हैं चीन मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो जो कि बदल गया, पहले युआन था, अब रेनमिन भी हो गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो सही उत्तराखंड में क्या है, लिपुलेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ, कौन सा तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है, तो तैरता हुआ परमाणु संयंत्र जो वो किसने, रूस ने बनाया है। अगला है, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय कौन सा गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है, ये कोलकाता में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, कौन सा साइबर अपराध नहीं है, तो देख सकते हैं आप, साइबर अपराध जो है वो क्या है, गिरा हुआ पर्स उठाना कोई साइबर अपराध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर जो है एज ऑफ द टाइम, ये किसकी, ये जॉन पियर हैरिसन की है, और जो कि कल्पना चावला की जीवनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावित सीमा कहा जाता है, तो भारत और चीन के बीच आप सब जानते हैं मैकमोहन रेखा है। डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत के बीच है। और पाक जलडमरू जो है पाकिस्तान श्रीलंका और भारत के बीच है। तो आप सब जानते हैं कि, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। तो हमारा आखिरी प्रश्न देखिए कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि 1937 और 1950 के बीच उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। और आप लोग को पता है कि 1950 में, कब 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इससे पहले क्या था, इससे पहले संयुक्त प्रांत था, और ये 1937 से 1950 तक ही था। तो चलिए यहीं हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।